नमस्कार। वीडियो की संख्या में देखते हैं ज्योग्राफी और इसके अंतर्गत इंडियन ज्योग्राफी को इस लेक्चर में हम देख रहे हैं जो कि पीटी स्पेशल है और जो कि बेस्ड ऑन माइंड मैप यानी जीएस वर्ड के एक महत्वपूर्ण नोट्स पर आधारित है। और यह लेक्चर देखें तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयु समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी पुनर्परीक्षा 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। इसके अलावा एसपीएससी यानी राज्य लोक सेवा आयोग स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के अंतर्गत देखें तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित अपर पीटी एग्जाम 2025, इसके अलावा 71वीं बीपीएससी पीटी एग्जाम 2025, आरपीएससी जेपीएससी की पीएससी, साथ ही संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के लिए, एसएससी की परीक्षाओं के लिए यूपीट्रिपलएससी द्वारा आयोजित अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा यानी लखनऊ द्वारा आयोजित जो है पेड 2025 के लिए भी अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। इसके अलावा शिक्षक भर्ती के लिए भी यह विषय वाइज जो इंडियन ज्योग्राफी महत्वपूर्ण हो सकता है। एनटीटी पीएचडी के लिए भी ज्योग्राफी के लिए यह लेक्चर महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो चलिए इस लेक्चर को शुरू करें जो कि बेस्ड ऑन माइंड मैप पर आधारित है। हालांकि देखें बेस्ड ऑन माइंड मैप पर जो इंडियन हिस्ट्री के भी महत्वपूर्ण लेक्चर बनाकर इस चैनल पर अपलोड कर दिए गए, जिसके अंतर्गत एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, मिडिल इंडियन हिस्ट्री और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के महत्वपूर्ण लेक्चर बनाकर इस चैनल पर अपलोडेड है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके सारे लेक्चर को देख सकते हैं। तो इसमें चलिए इंडेक्स का पूर्वावलोकन कर लेते हैं। तो इसमें देखें जो बेस्ड ऑन माइंड मैप जो ज्योग्राफी का उसमें देखें तो वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत जो भी महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ दी गई है, सारे महत्वपूर्ण जानकारी पर जो महत्वपूर्ण लेक्चर बना के चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं, प्ले लिस्ट में भी उपलब्ध करा दिए गए हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके सारे लेक्चर को देख सकते हैं इस चैनल को सर्च करके, इस चैनल पर जा करके। इसके बाद देखें तो भारत का भूगोल आता है, यानी इंडियन ज्योग्राफी आती है, जिसके अंतर्गत देखें तो यह जो 11 महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, बल्कि 10 जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, इसके अंतर्गत देखें पहले भारत के भूगोल का सामान्य परिचय यानी एन इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन ज्योग्राफी। इसके बाद भारत की नदियाँ यानी रिवर ऑफ इंडिया। इसके बाद झील, लेक, प्रपात यानी फॉल्स, हवाई अड्डे यानी एयरपोर्ट इत्यादि के बारे में जानकारी दी गई। इसके बाद जलमार्ग का मतलब ये आंतरिक जलमार्ग है और बंदरगाह जो समुद्री मार्ग है। इसके बाद सेंसस 2011, क्योंकि जब तक सेंसस 2027 का प्रकाशन नहीं होता इसकी अधिसूचना अभी देखें जून 2025 में जारी की गई भारत सरकार द्वारा, तो उसका प्रकाशन 2027 में होगा। तब तक के लिए सेंसस 2011 ही आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा, जो कि इस चैनल पर अपलोड कर दिया गया है इस लेक्चर के आधार पर, बेस्ड ऑन माइंड मैप के लेक्चर के नोट्स पर। इसके बाद नदी घाटी परियोजनाओं को भी महत्वपूर्ण लेक्चर बनाकर अपलोड कर देंगे। इसके बाद नदियों किनारे बसे नगर, नदियों किनारे जो बसे महत्वपूर्ण नगर हैं, पर्वतीय नगर कौन कौन से। पर्वतीय नगरों में हमने देखा जो पहलगाम से आतंकी हमला हुआ था वो अभी पर्वतीय नगर में जम्मू कश्मीर में है, वो पर्यटक नगर है, उसको आप देख सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि उसकी ऊंचाई कितनी है। नगरों के उपनाम क्या है, नगरों के भौगोलिक उपनाम जैसे हमने देखा ईश्वर का निवास जो अपना प्रयागराज है। तो यह सारी जानकारी इस तरह की जितनी नाम भारत के नगरों के उपनाम क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सारे बनाकर चैनल पर अपलोडेड हैं। इसके बाद भारत के राज्य एवं राजधानियाँ, भारत के राज्यों और राजधानी में भारत के जो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके राज्य और राजधानियाँ, नवीनतम राज्य देखें जो तेलंगाना बना था और नवीनतम केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर और लद्दाख बने, तो उसकी राजधानियाँ क्या है इस लेक्चर में महत्वपूर्ण रूप से दी जा चुकी है। तो आगे देखते हैं, यानी आखिरी लेक्चर ये होगा भारत के भूगोल पर आधारित। इसमें जनजातियाँ देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और खनिज उत्पादक और उत्पादक राज्य को देखते हैं। दो जो टॉपिक है इस लेक्चर में कवर किया जाएगा। तो इस प्रकार से इंडियन ज्योग्राफी जो होगा फिनिश्ड होगा। इसके बाद यूपीपीएससी का PYQ होगा, यानी प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चनों का डिटेल व्याख्या सहित, यानी इसमें व्याख्या हल सहित व्याख्या का जो है हल सहित व्याख्या उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा, जो कि आयोग के आंसर की से मिलान करके किया जाएगा। तो चलिए इस लेक्चर 2 लेक्चर 20वें और 21वें टॉपिक को इस लेक्चर में देखते हैं, इस लेक्चर में कवर करने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि पूर्व के लेक्चर में हमने जो है पूर्वालोकन, यानी जो भी अब तक लेक्चर बनाकर इस पर अपलोड किए गए हैं उस सारे लेक्चरों का पूर्वालोकन एक गहन दृष्टि के रूप में हम करते चले आ रहे हैं। तो इस लेक्चर में भी गहन दृष्टि के रूप में पूर्वालोकन कर लेते हैं। इस पर हम जो है चर्चा नहीं करेंगे, केवल आप एक गहन दृष्टि के रूप में ये माइंड मैप का जो नोट्स है इसको एक बार देख लें सरसरी निगाह से, तो आप इसको देख सकते हैं। यानी ये सारे जो नोट्स हैं इस पर महत्वपूर्ण लेक्चर बना के इस चैनल पर अपलोड कर दिए गए। आप इस सारे नोट्स को जो है गहन दृष्टि के रूप में एक बार पुनः देख लें। ये सारे जो नोट्स हैं जो है बेस्ड ऑन माइंड मैप जीएस वर्ड का एक महत्वपूर्ण नोट्स पर आधारित है। और यह देखें तो जो है RO जो है उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग यह नोट्स बनाया गया है। साथ ही एसपीएससी राज्य लोक सेवा आयोग में जैसे यूपीएससी अपर पीटी एग्जाम है उसके भी नोट्स पर आधारित है। 71वीं बीपीएससी पीटी एग्जाम के लिए भी यह नोट्स पर आधारित, यानी उसके जो सिलेबस है उसके
सिलेबस के अकॉर्डिंग यह नोट्स बनाए गए हैं। तो इसको भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखें तो सेंसस 2011 है। सेंसस 2011 जब तक 2027 प्रकाशन नहीं होता। ये सेंसस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से रखते हुए। तो आप इस सेंसस को भी एक गहरी निगाह से देख लें, क्योंकि यह पूर्व के लेक्चर में ये सारी जानकारी दी जा चुकी है, इसलिए हम यहाँ पर चर्चा इसके बारे में नहीं कर रहे हैं। केवल आप इसको एक गहन दृष्टि के रूप में इसको देख सकते हैं। इसके बाद ये सारी जानकारी जो है इस चैनल पर अपलोड कर दी गई है, यानी महत्वपूर्ण लेक्चर के रूप में ये सारे नोट्स जो हैं इस पर महत्वपूर्ण लेक्चर बना के इस चैनल पर अपलोड कर दिए गए। तो आप इसको देख सकते हैं। इस पर हम चर्चा नहीं करने जा रहे हैं। ये भारत के राज्यों और राजधानियों को मैंने देख लिया है। इसके बाद यहाँ भारतीय जनजातियाँ, यह लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं, यानी इस प्रेजेंट लेक्चर इसी पर आधारित है। इसमें भारतीय जनजातियों को हम जो शामिल करेंगे उसमें उत्तर प्रदेश यूपी स्पेशल के अंतर्गत जो जनजातियाँ उत्तर प्रदेश में उसको भी शामिल करेंगे और विश्व की जनजातियों को भी शामिल करेंगे इस लेक्चर में। भारत की जनजातियों को देखने से पहले विश्व की जनजातियों को हम देख लेते हैं। हालांकि वर्ल्ड ज्योग्राफी में उसकी चर्चा हम कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा पूर्वावलोकन के दृष्टिकोण से रखते हुए इसको देख लेते हैं। यहाँ देख सकते हैं विश्व की प्रमुख जनजातियाँ यहाँ पर दिखाई गई हैं। विश्व की प्रमुख जनजातियां जो इसमें देखें, जो विश्व में जो है 210 प्लस देश हैं। वर्तमान में 210 से अधिक देश हैं, जिसमें 20 देश स्थलरुद्ध हैं, अर्थात जिसकी सीमा समुद्र तल से या जलीय सीमा नहीं है 20 देशों की। और यह जो देश हैं स्थलरुद्ध वो सारे महाद्वीप में हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि स्थलरुद्ध देश जो यहाँ पर विश्व की प्रमुख जनजातियों को देख सकते हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पर आप एक बार देख लें। हालांकि इसका हम पूर्व के लेक्चर में जो है इस पर चर्चा कर चुके हैं, इसलिए यहाँ ज़्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। तो विश्व की प्रमुख जनजातियों को एक बार पुनः देखा जा सकता है। हम भारतीय जनजातियों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। और हमने देखा कि जो विश्व में 210 से ज़्यादा प्रेजेंट टाइम में जो देश हैं और 193 जो देश हैं वो यूएनओ में पंजीकृत या यूएनओ के मेंबर हैं, यूनाइटेड नेशन के मेंबर हैं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं और 20 देश स्थलरुद्ध हैं। यहाँ पर हमने विश्व की प्रमुख जनजातियों के बारे में देखा। अब भारत पर चल लौटते हैं। भारत की प्रमुख जनजातियों और उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियों को कवर करते हैं। तो भारत की प्रमुख जनजातियों को देखें तो भारत में जैसा कि हम जानते हैं कि 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, कुल मिलाकर 36 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी है, जिसमें उत्तर प्रदेश एक महत्वपूर्ण राज्य है जो जनसंख्या की दृष्टि से पूरे भारत में पहले स्थान पर है और क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है वह चौथा सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, जहाँ देखें तो वर्तमान में 15 जनजातियाँ पाई जाती हैं। तो अभी पहले भारत की जनजातियों को चर्चा करके फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश चर्चा करते हैं। तो इसमें देखें जो है भारतीय जनजातियों की चर्चा यहाँ से शुरू करते हैं, क्योंकि इसके जो है हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड, जियोग्राफिकल बैकग्राउंड, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल सारे बैकग्राउंड को इसमें कवर करने का प्रयास किया जाएगा। इंडियन सिविल ट्राइब है यह। चलिए इस लेक्चर को देखें। तो जनजाति से तात्पर्य, यानी सबसे पहले इसके शब्द को ही समझ लेते हैं कि जनजाति क्या होती है। जनजाति से तात्पर्य उन जनजाति समुदायों के अंशों या समूहों से जो संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत अनुसूचित जनजातियों के रूप में माने गए हैं। यानी याद रखना है कि जो संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत अनुसूचित जाति के रूप में पंजीकृत हैं उन्हीं को जनजाति कहा जाएगा, या जनजाति से तात्पर्य उन्हीं जनजाति समुदायों से जो संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत आते हैं। इसके बारे में थोड़ी संवैधानिक चर्चा कर लेते हैं। तो देखें जो संविधान का भाग 16 है उसमें कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध का प्रावधान किया गया है। उसके अंतर्गत देखें तो अनुच्छेद जो 330 है, यानी भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध के अंतर्गत जो अनुच्छेद 330 है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 330 से इसकी शुरुआत होती है। लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण का प्रावधान इसके अंतर्गत है। इसके बाद 331 में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधि, जिसको जो है इस वक्त निरस्त कर दिया गया है, 331 निरस्त हो चुका है। 104वें संविधान संशोधन द्वारा जो है इसको निरस्त कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत जो है एंग्लो इंडियन को जो है लोकसभा और स्टेट असेंबली में जो है आरक्षण का प्रावधान था उसको निरस्त कर दिया गया 104वें संविधान संशोधन द्वारा। जबकि SC/ST को जो है एक्सटेंशन को 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, यानी 2020 से 2030 कर दिया गया है। इसके बाद अनुच्छेद 332 के अंतर्गत देखें तो राज्यों की विभिन्न विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के स्थानों का आरक्षण है। उसी के तहत 333 भी आता है, राज्यों की विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व होता है। इसको भी निरस्त उसी के प्रावधान के तहत निरस्त ही है 104वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। हालांकि यहाँ पर जो मेन है टॉपिक अनुच्छेद 342 है, इसको समझते हैं। तो 342 ही है, अनुसूचित जातियाँ इसके अंतर्गत है। और इससे ऊपर जो 341 जो अनुच्छेद है उसमें अनुसूचित जातियाँ हैं, यानी 342 में अनुसूचित जनजातियाँ और 341 में अनुसूचित जातियों का प्रावधान है। और 342
को जो है ये नया जोड़ा गया है, इसमें सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग शामिल होता है। चलिए आगे चलते हैं, लगता है ज़्यादा विस्तार हो जाएगा संवैधानिक रूप में। इसमें देखें अगला क्या है, भारत सरकार के अनुसार भारत में जनजातीय समुदायों की संख्या 550 है। इसमें नोटेड पॉइंट ये है कि जो अनुसूचित जनजाति होती है उसको अनुसूचित जनजाति घोषित जो है वो देखें तो संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत है, और उसको अनुसूचित जाति में शामिल करने का जो अधिकार है वो भारत के राष्ट्रपति को है। राज्यों की अनुशंसा पर जो राष्ट्रपति होते हैं वह उसको अनुसूचित जाति में शामिल कर सकते हैं। किसके तहत? अनुच्छेद 342 के तहत। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और भारत सरकार के अनुसार भारत में जनजातीय समुदायों की संख्या 550 है। याद रखना है कि 550 जो है जनजातीय समुदाय हैं, यानी शेड्यूल ट्राइब हैं। और उत्तर प्रदेश में कितना है, जो कि सबसे बड़ा राज्य आबादी के हिसाब से, और यहाँ पर सबसे एससी आबादी यानी जनसंख्या के रूप में एससी आबादी जो है सर्वाधिक जो है उत्तर प्रदेश में रहती है, जबकि जनसंख्या के रूप में सर्वाधिक एसटी आबादी जो है मध्य प्रदेश में रहती है। उसको हमने जनगणना के रूप में देख लिया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो 550 जो जनजातीय समुदाय है वो भारत में निवास करती हैं, या इतना जनजाति पाई जाती हैं। इसमें देखें तो जनगणना 2011 के अनुसार जनजातियों की संख्या संपूर्ण भारत की जनसंख्या के 8.6% है। जस्ट इसका दुगना जो है, यानी देखें एसटी की जो आबादी है 2011 सेंसस के हिसाब से इसका दुगना कर देंगे तो एससी की आबादी हो जाएगी। अभी हमने जो सेंसस में महत्वपूर्ण समझ लिया, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी हम सेंसस को कवर कर सकते हैं। यानी सेंसस को यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ जनगणना 2011 के अनुसार देश में अनुसूचित जाति यानी एससी आबादी को देखें तो व्यक्तियों की संख्या जो है 20.14 करोड़ है, और इसकी आधी जो एसटी है। जो देश की कुल जनसंख्या का 16.6% है। 2001 में यह 16.2 थे, यानी 2011 में इसमें 0.4 की वृद्धि हुई है। और 2011 में अनुसूचित जातियों यानी एसटी देखें, अनुसूचित जातियों, बल्कि अनुसूचित ये जाति ही है, जनजाति नहीं, एससी। 2011 में अनुसूचित जातियों में लिंगानुपात 945 है, और 2001 से 2011 के दौरान देश में अनुसूचित जाति की 10 की वृद्धि दर 20.8% रही। इसके बाद यहाँ पर 2011 के जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जनजाति यानी यह एसटी है कि व्यक्तियों की कुल संख्या 10.43 करोड़ यानी एससी की आधी है, 10.43 करोड़ है, जो देश की कुल जनसंख्या का 8.6% है। और 2001 में क्या थी, 8.2% थे। और लिंगानुपात हम देख सकते हैं कि एसटी में यह है। सारी जानकारी इसमें दी जा चुकी है, पूरे लेक्चर में हमने विस्तार से चर्चा कर लिया है। इसके बाद देखें अनुसूचित जाति जनजाति के बारे में विशेष रूप से देख लें तो इसमें सर्वाधिक अनुसूचित जाति यानी एससी जनसंख्या प्रतिशत यानी जनसंख्या प्रतिशत में पंजाब पाई जाती है। इसमें उत्तर प्रदेश प्रतिशत के स्थान पर जो है यह देखें चौथे स्थान पर है एससी के रूप में। सर्वाधिक अनुसूचित जाति एससी जो है जनसंख्या यानी जनसंख्या के रूप में पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है यूपी स्पेशल के लिए। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में कोई भी एससी निवास नहीं करती, वहाँ पर एसटी सर्वाधिक है, यानी वहाँ पर है ही नहीं एससी आबादी। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति यानी यहाँ पर एसटी शेड्यूल ट्राइब जनसंख्या के रूप में देखें सब पहले स्थान पर मध्य प्रदेश है। इसमें टॉप 5 में उत्तर प्रदेश नहीं है। नोट देखें झारखंड में अनुसूचित जनजाति यानी एसटी जनसंख्या के मामले छठे स्थान पर है। एसटी जनसंख्या यह है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाले में देखें तो यह देखें पूर्वोत्तर के सारे राज्य इसमें शामिल हो जाएंगे। पहले स्थान पर मिजोरम है, फिर नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल और मणिपुर है। एसटी जनसंख्या प्रतिशत झारखंड देखें 11वें स्थान पर। हरियाणा नोटेड पॉइंट है कि हरियाणा और पंजाब में कोई भी एसटी यानी एसटी शेड्यूल ट्राइब निवास नहीं करती है। तो चलिए देखते हैं इसमें यह है कि यहाँ ध्यान दें तो जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश सबसे अधिक जनजाति जनसंख्या वाला राज्य है। वहीं मिजोरम 94.4% की दृष्टि से सबसे बड़ा जनजाति जनसंख्या वाला राज्य है। केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप सर्वाधिक वहाँ जो अनुसूचित जनजातियाँ पाई जाती है लक्षद्वीप में। केंद्र शासित प्रदेशों में लक्षद्वीप में सर्वाधिक पाई जाती है। यानी इसमें देख सकते हैं जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। यहाँ यह जनसंख्या है। सर्वाधिक एससी जनसंख्या प्रतिशत वाले केंद्र शासित प्रदेश में चंडीगढ़ है, लेकिन सर्वाधिक एससी जनसंख्या देखें तो यह दिल्ली में है। नोट में है कि लक्षद्वीप तथा अंडमान निकोबार देशों में कोई भी अनुसूचित जाति यानी एससी जाति नहीं पाई जाती, क्योंकि लक्षद्वीप में सर्वाधिक जो है वो एसटी जो जनसंख्या पाई जाती है। सर्वाधिक एसटी जनसंख्या प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप, यानी देख सकते हैं लक्षद्वीप में सर्वाधिक। वहीं सर्वाधिक एसटी जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली है।
यानी प्रतिशत क्रम में सर्वाधिक लक्षद्वीप है और जनसंख्या के रूप में दादरा नगर हवेली जो है वहाँ सर्वाधिक एसटी जनसंख्या पाई जाती है। नोट भी देख सकते हैं कि दिल्ली, चंडीगढ़, पुदुचेरी में कोई भी एसटी जो जाति निवास नहीं करती है। चलिए आगे इसमें देखते हैं। तो यहाँ पर यह है कि संविधान के 89वां यानी संविधान का 89वां संशोधन 2003 ईस्वी के द्वारा एक राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अनुच्छेद 338 क की स्थापना की व्यवस्था की गई। इस आयोग का प्रथम अध्यक्ष US ढवेर को बनाया गया था। यानी जो राष्ट्रीय जनजाति आयोग का जो स्थापना अनुच्छेद 338 क के तहत किया जाता है, ये ध्यान देना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी इसमें ऐड कर लें तो 300 क में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना है और अनुच्छेद 338 केवल पूछेगा तो इसमें जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति यानी इसमें SC जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन 338 के तहत किया जाता है। कि संवैधानिक निकाय, ये भी एक संवैधानिक निकाय, 338 में ST है और 338 में SC आयोग का गठन किया जाता है। और हमने देखा 338 को में जो है वो ST और 338 जो है ख हो जाएगा, ख रहे या B रहे, 338 B रहेगा तो इसमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया 338 ख में या 338 B में। इसका प्रावधान है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करने का प्रावधान किया गया है। जबकि देखिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी NCBC की स्थापना 1993 की गई थी। और 102वें संविधान संशोधन 2018 द्वारा आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को। और 105वें संविधान संशोधन द्वारा जिसमें 338B, 342A और 366 में संशोधन करके जो है राज्यों को जो है यह पावर दिया गया कि रिस्टोर पावर यानी जो अपनी जो OBC लिस्ट राज्य बना सकते हैं। ऐसा जो है 105वें संविधान संशोधन में प्रावधान किया गया जो कि 2021 में लागू हुआ। चलिए ज़्यादा संवैधानिक बातों पर चर्चा न करते हुए आगे चलें तो यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें देखें तो ठक्कर बापा को आदिवासियों के मसीहा के उपनाम से जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि आदिवासियों की मसीहा उपनाम से किसको जाना जाता है तो ठक्कर बापा को जाना जाता है। भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति यानी प्रिमिटिव ट्राइब्स, भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति कौन है? सबसे प्राचीन जो जनजाति कौन सी है तो गोंड है। ये गोंड जो जनजाति उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक बड़ी जनजाति, आगे हम इसको देखेंगे। तो गोंड जो जनजाति है ये उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। उत्तर प्रदेश में कुल मिलाकर 15 जनजातियाँ पाई जाती हैं, उसमें सबसे बड़ी जनजाति गोंड है जो भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति है। और ध्यान देना कि जो भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति भी है, भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति प्रिमिटिव ट्राइब गोंड है जो भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति उत्तर प्रदेश के भी है, भारत के भी है। इसके बाद देखें तो सोमपेन जनजाति निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। ये अक्सर चर्चा में रहती है सोमपेन जनजाति, ये चुनाव को लेकर भी और अन्य कारणों से सोमपेन जनजाति निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। टोडा जनजाति नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करती है। तमिलनाडु में नीलगिरी जो पहाड़ी है वहाँ पर टोडा जनजाति पाई जाती है, ये ध्यान रखना है। थारू जनजाति दीपावली को शोक त्यौहार के रूप में मनाती है, यानी थारू जो जनजाति होती है वो दीपावली को शोक त्यौहार के रूप में मनाती है। नायर जनजाति में परिदर्शक पति, नायर जनजाति होती है उसमें परिदर्शक पति यानी विजिटिंग हस्बैंड की अवधारणा पाई जाती है। यानी विजिटिंग हस्बैंड की अवधारणा किसमें? नायर जनजाति में। बिहार में पाए जाने वाली सर्वप्रमुख जनजाति संथाली है। यानी 71वें BPSC PT एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है कि बिहार में पाई जाने वाली सर्वप्रमुख जनजाति कौन है? संथाली है। हो, उराव एवं मुंडा जनजातियों में यानी हो जनजाति, उराव जनजाति, मुंडा जनजातियों में धार्मिक जो पुरुष होते हैं उनको पाहन कहते हैं। यानी पाहन कौन है? ये धार्मिक पुरुष हैं। किन जनजातियों में? हो, उराव और मुंडा। जबकि छत्तीसगढ़ के गोंड उन्हें बैगा और केरल के यानी जो छत्तीसगढ़ के गोंड हैं धार्मिक पुरुष को बैंगा कहते हैं और केरल के जो कनिक्कर और यूराली जनजाति है वो धार्मिक पुरुष को प्लाथी कहते हैं। गरासिया जनजाति नाच गाकर अपनी जीविका कमाने वाले दक्षिणी राजस्थान के जनजाति हैं। दक्षिणी राजस्थान की जनजाति कौन है? गरासिया जनजाति है जो नाच गाकर अपनी जीविका चलाती है। इसके बाद देखें चांपा या चंपा समुदाय मुख्य रूप से लद्दाख जम्मू कश्मीर में पाया जाने वाला एक अर्ध खानाबदोश तिब्बती लोगों का समुदाय है। यानी चांपा
चांगपा या चांपा पूछे गए समुदाय कहाँ पर था? लद्दाख या जम्मू कश्मीर में। एक अर्ध खानाबदोश तिब्बती लोगों का समुदाय। ये घुमंतू लोग जीवन यापन के लिए अच्छे किस्म का ऊन देने वाले पश्मीना बकरे बकरियों को पालते हैं। पश्मीना बकरे बकरियों कौन पालते हैं? तो ये चांगपा या चंपा समुदाय के लोग पालते हैं, जो अर्ध खानाबदोश जो तिब्बती समुदाय लोगों का समुदाय है। इसके बाद विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह देखें, यानी PVTGS को देख लेते हैं। तो 1973 में डेबर आयोग की सिफारिश पर उन्हें वर्गीकृत किया गया। 1973 में क्या हुआ? डेबर आयोग बनाया गया, उसी की सिफारिश पर इसको वर्गीकृत किया गया, विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह को। वर्तमान में 75 जनजाति समूहों को इस श्रेणी में रखा गया, जिनकी सर्वाधिक आबादी उड़ीसा में है। यानी जो यह विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह, इसकी सर्वाधिक आबादी कहाँ है? उड़ीसा में है। इनके वर्गीकरण का आधार यानी इनके क्लासिफिकेशन का बेस क्या है? तो अलगाव की स्थिति। ये अलगाव की स्थिति में रहते हैं। स्थिर या घटती जनसंख्या, इनकी जनसंख्या स्थिर हो गई या तो घट रही है। साक्षरता का निम्न स्तर, यानी ये कम पढ़े लिखे हैं। तथा लिखित भाषा का अभाव, इनके पास लिखित भाषा नहीं है, ये अलिखित भाषा का प्रयोग करते हैं। ये कारण है ऐसे जनजातियों को जो है विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह में वर्गीकृत किया गया है। ये समुदाय पूर्व कृषि आदिम चरण, जैसे ये समुदाय जो है यानी कम्युनिटीज, ये पूर्व कृषि आदिम चरण के रूप में पाए जाते हैं। जैसे इनका जो पेशा देखें तो आज भी शिकार करते हैं, भोजन एकत्र करना और स्थानांतरित कृषि पर निर्भर रहना। ये स्थानांतरित कृषि पर निर्भर है। इसके अलावा शिकार और भोजन एकत्र करने में आज भी जो है आदिम चरण के रूप में अपना जो है कार्य करते हैं। ये जो है जनजाति, इन्हीं को विशेष रूप से कमजोर जनजाति या PVTGS ग्रुप में क्लासिफिकेशन वर्गीकृत किया गया है। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को देख लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी महत्वपूर्ण तथ्य या इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑफ इंडियन शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में देखें। तो भील भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति है, यानी भील जो है भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति। अभी हमने देखा गोंड जो यहाँ पर हमने देखा कि जो भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति यहाँ पर दिखाया गया है, ये उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक बड़ी जनजाति है, जो कि आद्य जनजाति प्रिमिटिव ट्राइब के रूप में जानी जाती है। लेकिन भारत में देखें तो भील भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति है, जो कि देखें तो यह भील जनजाति जो है ज़्यादातर जिन इलाकों में पाई जाती है उसमें महाराष्ट्र और गुजरात के क्षेत्र हैं। यानी देखें ये जो भील जनजाति मुख्य रूप से गुजरात में पाई जाती है। अभी हमने देखा जो टोडा जनजाति थी तमिलनाडु में पाई जा रही थी। टोडा जनजाति यहाँ हमने देखा कि नीलगिरी पहाड़ों में पाई जाती है, तो तमिलनाडु में है। यह नीलगिरी की मूल जनजाति है टोडा जनजाति। तो चलिए मेन फैक्ट को देखते हैं। तो यहाँ पर यह है कि भील भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति जो कि मुख्य रूप से गुजरात में पाई जाती है। 5वीं अनुसूची के तहत जनजाति सलाहकार परिषद का गठन किया गया। 5वीं अनुसूची के तहत जनजाति सलाहकार परिषद का गठन किया गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि भारतीय संविधान में देखें तो 22 भाग, भारतीय संविधान में 22 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। तो इसमें 5वीं अनुसूची को हम समझ लेते हैं। इन 22 भागों में हमने देख लिया था कि जो भाग 16 था, यानी 22 भागों में भाग 16 जो था उसमें जो है कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान था, जिसमें SC, ST और OBC इत्यादि का प्रावधान था। और जो 12 महत्वपूर्ण अनुसूचियाँ उसमें 5वीं अनुसूची को समझ लेते हैं जो कि दिया गया है यहाँ पर। तो 5वीं अनुसूची क्या कहती है? अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में उपबंध जो है 5वीं अनुसूची में दिया गया है। और इसके बाद 6वीं अनुसूची वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होती है, जिसमें 4 महत्वपूर्ण से राज्य शामिल होते हैं। उनको ATM स्क्वायर के रूप में याद कर सकते हैं। 6वीं अनुसूची में जो शामिल हैं उसमें A से असम होता है, T से इसमें त्रिपुरा है और M से 2 इसमें एक मेघालय है और एक मिजोरम जो राज्य शामिल हैं। यानी 6वीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध करता है 6वीं अनुसूची। चलिए आगे देख लेते हैं। इसमें देखें तो यह है टोडा जनजाति, यानी टोड जनजाति तमिलनाडु में कन्या वध प्रथा के कारण बहुपति विवाह पाया जाता है। यानी टोड जनजाति तमिलनाडु में जो नीलगिरी पहाड़ियों में नीलगिरी की मूल जो जनजाति टोड जनजाति है, इसमें कन्या वध प्रथा के कारण या कन्या वध प्रथा है के कारण बहुपति विवाह पाया जाता है टोड जनजाति में। सरहुल त्यौहार, ये इम्पोर्टेंट है कि सरहुल त्यौहार उराव एवं मुंडा जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। इस त्यौहार को साल के पेड़ों पर फल खिलाने का भोज भी कहा जाता है। सरहुल त्यौहार उराव और मुंडा जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। इस त्यौहार को साल के जो पेड़ होता है पेड़ों के फल पर
फल खिलाने का भोज के रूप में, खिलाने का भोज भी कहते हैं, यानी साल के पेड़ का जो फल होता है उसको खिलाया जाता है, उसको भोज के रूप में ये जनजाति मानते हैं। उत्तराखंड की भोटिया जनजाति ऋतु प्रवास करती है, यानी भोटिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? उत्तराखंड में, ये ऋतु प्रवास करती है। चलिए आगे इसमें देखते हैं। तो ये भारत आने वाले, यानी हमने जनजातियों के बारे में विशेष रूप से समझ लिया, तो यहाँ पर देखते हैं उसके बारे में और मेन फैक्ट क्या है जनजातियों के बारे में। तो भारत आने वाला सबसे पहला प्रजाति समूह निग्रो था। नार्डिक प्रजाति भारत में सबसे अंत में आई, नार्डिक प्रजाति जो भारत में सबसे अंत में आई। हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत प्रोटो ऑस्ट्राइड एवं भूमध्य सागरीय प्रजातियों द्वारा माना जाता है। द्रविड़ प्रजाति के लोग दक्षिण भारत में पाए जाते हैं, द्रविड़ प्रजाति के लोग दक्षिण भारत में पाए जाते हैं। निगिट्रो अंडमान निकोबार एवं ट्रावणकोर व कोचीन की पहाड़ियों में पाई जाती है। यानी हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख रहे हैं भारत में जो जनजातियाँ उनका। इसके बाद देखें मंगोलायड लोग उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशिया में रहते हैं, जो अमेरिका के मूल निवासी थे। भारत में ये असम, हिमाचल क्षेत्र, लेह लद्दाख में पाए जाते हैं। यानी मंगोलायड भारत में कहाँ पाए जाते हैं, ये ध्यान रखना है कि अमेरिका के मूल निवासी भारत में असम, हिमालय क्षेत्र, लेह लद्दाख में पाए जाते हैं। नार्डिक देखें तो उत्तर पश्चिम भारत के लोग नार्डिक जो पाए जाते हैं। प्राच्य में देखें तो सिंध, पंजाब, राजस्थान, गुजरात एवं महाराष्ट्र आदि के लोग जो प्राच्य हैं। भूमध्य सागरीय देखें तो ये उत्तर भारत की उच्च जातियाँ हैं। भूमध्य सागरीय जो लोग हैं उत्तर भारत की उच्च जातियाँ जो भूमध्य सागरीय लोगों से आए हुए हैं या वहाँ से प्रवास किए हैं। तो हम नीट्रिगो को देख सकते हैं, या कहाँ पाए जाते हैं, मंगोलायड कहाँ पाए जाते हैं, नार्डिक कहाँ, प्राच्य और भूमध्य सागरीय कहाँ जनजातियाँ पाई जाती हैं। अब देखते हैं राज्य, केंद्र शासित प्रदेश एवं वहाँ पाए जाने वाली जनजातियों के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि कौन राज्य में कौन कौन सी जनजातियाँ पाई जाती हैं, इसको यहाँ पर हम कवर कर लेते हैं। तो हमने देखा कि जो भारत के जो 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश को 36 स्टेट यूनियन टेरिटरी हैं, तो उसमें देखें जो जनजातियाँ पाई जाती हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो कहाँ पर कौन सी जनजाति पाई जाती है, अक्सर एग्जाम पूछता है। इस सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे ESPSC राज्य लोक सेवा आयोग हो, चाहे संघ लोक सेवा आयोग, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसमें गुजरात से शुरू करते हैं। तो इसमें भील जनजाति पाई जाती है। हमने देखा भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील जनजाति है, तो गुजरात में पाई जा रही है। और गुजरात में कौन कौन सी जनजातियाँ हैं, तो बंजारा है, कोली है, पटेलिया है, डाफर है, टोडिया जनजाति जो है गुजरात में पाई जाती है। हिमाचल प्रदेश में देखें तो गड्डी अथवा गुड्डी जनजाति पाई जाती है। इसके अलावा कनोरा, लाहौरी जनजाति पाई जाती है। जम्मू कश्मीर में देखें तो बकरवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, गद्दी भी कई बार एग्जाम पूछा है। इसके बाद लद्दाखी, गुर्जर, चांगा एग्जाम पूछा है, चांगा है, चंपा पूछा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हमने देखा है खाना बदोश जनजातियाँ हैं। इसके बाद केरल में देखें तो कादर, उराली, मोपला, इरूला, पनियान आदि जनजातियाँ पाई जाती हैं। मध्य प्रदेश में देखें जनजातियों में आबादी की सर्वाधिक आबादी हमने देखा कि मध्य प्रदेश में ही पाई जाती है। तो मध्य प्रदेश में देखें तो भील जनजाति, यानी भील गुजरात में और मध्य प्रदेश में पाई जा रही हैं, जो भारत की सबसे बड़ी जनजाति हैं। इसके बाद लमवाड़ी, बंजारा, गोंड जो उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनजाति है, सबसे बड़ी जनजाति। इसके बाद अबुझ मारिया, मुरिया, बिसनहार्न, गोंड, खेरवार, असुर, बैगा, कोल, मुंडा आदि। महाराष्ट्र की जनजातियों में देखें तो बार्ली, बंजारा, कोली, चित्तपावन, गोंड, अम्बुल, फामडिया। इसके बाद मणिपुर की जनजातियों में देखें तो कुकी, जो कुकी विद्रोह है, याद रखना है, कुकी जनजातियों का विद्रोह था, ऐतिहासिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण है कुकी आंदोलन। तो मणिपुर में कुकी जनजाति, मैठी जनजाति, नागा जनजाति और अंगारी जनजाति पाई जाती है। मेघालय में देखें तो गारो, खासी, जयंतियाँ जो पहाड़ियाँ हैं उसी के नाम पर जनजातियों का नाम है। इसके बाद मिक्री जनजातियाँ पाई जाती हैं। मिजोरम में देखें तो लाखर, पाओ, मीजो, चकमा, लुसाई व कुकी जनजाति याद रखना है कि मणिपुर के साथ साथ मिजोरम में पाई जा रही है। नागालैंड में देखें तो नागा, नबुई नागा, अंगारी और मिक्री जनजाति पाई। उड़ीसा में देखें तो जुआंग, खरिया, भुइया अक्सर यहाँ पूछता है, संथाल, हो, कोल, ओराव। इसके बाद चेंचू, गोंड, सोण यानी गोंड के साथ सोण, झुंगरिया, क्रोध, बोडो, रैमो इत्यादि जनजातियाँ उड़ीसा में पाई जाती हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद राजस्थान देखें तो मीणा, सहरिया एग्जाम पूछता है, सांसी, गरासिया, भील राजस्थान में भी है, बंजारा और कोली। सिक्किम में लेपचा, लिंबू और भूटिया जनजाति पर। तमिलनाडु में देखें तो बड़गा, टोडकोटा, कोटा, टोडा नीलगिरी की मूल जनजाति, इसको हमने देख लिया। त्रिपुरा में देखें तो रियांग व त्रिपुरी जनजातियाँ हैं। उत्तराखंड देखें तो थारू, कोय, मारा, नीति, भूट अथवा भोटिया, गढ़वाल और कुमायूं क्षेत्र में पाई जाती हैं।
खास यानी जौनसर बावर क्षेत्र में आदि जनजातियां हैं। इसके बाद वेस्ट बंगाल में देखें, पश्चिमी बंगाल में तो लोघा, भूमिज, संथाल, लेप्चा, लिम्बू दार्जिलिंग क्षेत्र में पाई जाती हैं। असम में देखें तो राभा, दिमारा, कोछारी बोडो यानी कोछारी बोडो, अबोर, आओ, मिकिर, कार्बो, नागा, लुसाई जनजातियाँ। आंध्र प्रदेश में देख सकते हैं चिंचुस, कौडस, सवारा, गदवा, गोंड जनजाति। अरुणाचल प्रदेश में देखें तो मोपा, डफला, सुलुंग, मोपा, डफला, सुलुंग, मिसमी, मिनयोग, मिरएंगोल, अपतनी, मेजी आदि। झारखंड में देखें तो संथाल, मुंडा, हो, उराव, बिरहोर, कोरबा, असुर, भुइया अक्सर यहाँ पूछता है, गोंड, सौरिया, भूमज आदि। लक्षद्वीप में वासी जनजाति निवास करती है। अंडमान निकोबार में औंजे, जारवा, जरना, सेंटलीज, अंडमानी निकोबारी जनजातियाँ पाई जाती हैं। उत्तर प्रदेश में हमने देखा कि 15 जनजातियाँ पाई जाती हैं, यानी 15 जनजातियाँ जो 2003 में देखें, इसके ऐतिहासिक रूप से 2003 में जो था कुल मिलाकर 10 जो एसटी जातियाँ सूचीबद्ध की गई थी। इसके बाद देखें तो 2 जनजातियाँ बढ़ा गई थी, थारू और बुक्सा को बढ़ा करके 12 जनजातियाँ हो गई थी। इसके बाद 2022 में जो 3 और बढ़ा दिए गए, कुल वर्तमान 15 जनजातियाँ हैं। और उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी जनजाति गोंड जनजाति है, गोंड जनजाति है, इसको याद रखना है। इसके बाद भोक्सा जनजाति अक्सर एग्जाम पूछता है। भोक्सा जनजाति जो उत्तर प्रदेश में मात्र 2 जिले में पाई जाती है, भोक्सा जनजाति जो बिजनौर और आगरा में पाई जाती है। और इसके बाद सहरिया जनजाति जो होती है ललितपुर में पाई जाती है। खरवार जनजाति जिसके मुख्य क्षेत्र है सोनभद्र और मिर्जापुर है। गोंड जनजाति पूर्वी उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। और याद रखें उत्तर प्रदेश में जो थारू जनजाति पाई जाती है वो नेपाल से लगे हुए उत्तर प्रदेश के जो ज़िले हैं, यानी LBS ये जो ज़िले हैं वो नेपाल से लगे हुए उत्तर प्रदेश के ज़िले हैं। इसमें जो थारू जनजाति पाई जाती है, यल का मतलब इसमें लखीमपुर खीरी है, बी इसमें जो है बहराइच है, यस श्रावस्ती है, और बी बलरामपुर है, और यस इसमें सिद्धार्थनगर, इसमें थारू जनजाति पाई जाती है उत्तर प्रदेश में। इसमें नोटेड पॉइंट ये है कि अयोध्या एवं जालौन में कोई भी अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती उत्तर प्रदेश में। कुछ और जानकारी इसमें एक्स्ट्रा ऐड करना चाहें तो देखें तो जो काका कालेलकर आयोग बनाया गया था 1953 में बनाया गया था, इसमें एसटी को डिफाइन करने की बात कही गई थी। तो काका कालेलकर आयोग 1953 में बनाया गया था, इसमें एसटी की परिभाषा दी गई थी। तो एसटी की परिभाषा यानी जो शेड्यूल ट्राइब उनके डिफिनेशन क्या है, वे एक अलग अनन्य अस्तित्व रखते हैं और लोगों की मुख्य धारा से पूरी तरह से आत्मसात नहीं किए गए हैं, वे किसी भी धर्म के हो सकते हैं। इसके बाद देखें तो संविधान की तरफ अलग विस्तार से हमने चर्चा कर लिया है। तो संविधान में अनुच्छेद जो दिया गया, अनुच्छेद 366, संविधान के अनुच्छेद 366 दिया गया है, इसमें सब क्लास 25 है, 366 में सब क्लास 25 है। इसमें एसटी को डिफाइन करने के लिए प्रक्रिया निर्धारित किया गया है और राष्ट्रपति राज्यपाल की राय से किसी भी जाति को जो एसटी जाति घोषित करते हैं, यानी राष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यों के राज्यपाल की सिफारिश या राय से किसी जाति को एसटी या शेड्यूल ट्राइब घोषित करते हैं। और उसके लिए यह ध्यान रखना है कि इस परिभाषा के अंतर्गत हमने बताया कि एक अलग अनन्य अस्तित्व रखते हों और लोगों को मुख्य धारा से पूरी तरह से आत्मसात नहीं किए गए हैं, वो किसी भी धर्म के हो सकते हैं और उनको जो राष्ट्रपति 366 अनुच्छेद 366 सब क्लास 25 के तहत जो है उनको एसटी घोषित करते हैं राज्य के राज्यपाल के राय पर। और उत्तर प्रदेश में हमने देखा वर्तमान में जो 15 जनजातियां हैं, उन जनजातियों के बारे में देख लें। जो 15 जनजातियां, हालांकि मुख्य जनजातियों को हमने चर्चा कर लिया राज्यवाइज, जिसमें देखें पहले स्थान पर है भूटिया जनजाति, दूसरे पर जनसारी, तीसरे पर बुक्सा, चौथे पर राजी, पाँचवें पर थारू, छठे पर गोंड समुदाय आता है, सातवें पर जो है खैरवार और यह जनजाति 7वें स्थान पर। 8वां पर सहरिया जनजाति है जो ललितपुर में पाई जाती है। 9वें पर पहाड़िया जनजाति सोनभद्र जिले में पाई जाती है। 10वें में देखें तो बैगा जनजाति ये भी सोनभद्र में पाई जाती है। इसके बाद पंखा पानिका ये सोनभद्र और मिर्जापुर में जनजाति पाई जाती है। और 12वां देखें अंगारिया जनजाति सोनभद्र जिले में पाई जाती है। पटारी जनजाति देखें सोनभद्र में पाई जाती है। इसके बाद 14 नंबर पर चेरो जनजाति सोनभद्र और वाराणसी में पाई जाती है। और 15 पर भुइया या भुनिया जनजाति सोनभद्र में पाई जाती है। और हमने देख लिया कि जो आपका खरवार या खैरवार जनजाति देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी और सोनभद्र जिलों में पाई जाती है। और जो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति जो गोंड है वो देखें तो
13 जिलों में पाई जाती है, यानी उत्तर प्रदेश के 13 जिलों में जो है गोंड जनजाति पाई जाती है। 13 क्या बल्कि 2022 में देखें तो 3 जिले और शामिल कर लिए गए थे। 3 क्या बल्कि 4 जिले, जिसमें संत कबीर नगर, कुशीनगर, चंदौली और संत रविदास नगर में जो गोंड थे उनको भी एसटी दर्जा दे दिया गया। तो कुल मिलाकर देखें 17 जिले में जो है वो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति गोंड पाई जाती है। उसमें महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र इत्यादि में यह जो है गोंड जनजाति एसटी के रूप में पाई जाती है। चलिए आगे देख लेते हैं। हमने एससी एसटी को काफ़ी विस्तार कर लिया। आप देखते हैं सेरिकल्चर से संबंधित प्रमुख आंकड़ों को देख लेते हैं जल्दी से। यहाँ देखें तो रेशम, सेरिकल्चर रेशम से संबंधित है। हमने इस पर आधारित जो है जानकारी पूर्व लेक्चर में ले ली है। हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी में देखा था कि पारंपरिक कृषि के विशेष प्रकार में हमने विटीकल्चर देखा था, अंगूरों की वाणिज्यिक खेती। पीसी कल्चर को हमने देखा था व्यापारिक स्तर मछली पालन से संबंधित थे। सेरिकल्चर यही है कि व्यापारिक स्तर रेशम उत्पादन क्रिया है। हार्टिकल्चर व्यापारिक स्तर फल उत्पादन। एपीकल्चर देखें व्यापारिक स्तर पर शहद उत्पादन है। फ्लोरिकल्चर जो है व्यापारिक स्तर फूलों की खेती। और ओलेरिकल्चर जमीन पर पैदा होने वाली सब्जियों को व्यापारिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम सेरिकल्चर को देखने जा रहे हैं। तो सेरिकल्चर के अंतर्गत देखें तो यह आपका जो है शीर्ष 5 उत्पादक राज्य घटते क्रम में, यानी भारतीय राज्यों में देखें जो सेरिकल्चर जो है उसके अंतर्गत जो रेशम उत्पादन है उसमें देखें तो सहतूत रेशम इसमें जो शीर्ष राज्य कर्नाटक, इसके बाद आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र है। तसर रेशम में उत्पादन पहले स्थान पर झारखंड है, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, बिहार, इसके बाद पश्चिम बंगाल। ईरी रेशम के उत्पादन देखें असम पहले स्थान पर, फिर मेघालय, फिर इसके बाद नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद मूंगा रेशम देखें तो असम पहले स्थान पर। 2 रेशम देखें, ईरी रेशम और मूंगा रेशम के उत्पादन में जो है असम पहले स्थान पर है और इस प्रकार से क्रम दिखाया गया। नोट देख सकते हैं। कुल रेशम उत्पादक राज्य देखें तो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, असम और झारखंड, यानी इसमें चारों प्रकार के रेशम उत्पादन होते हैं इन 4 राज्यों में। कुल पशुधन में शीर्ष राज्य, यानी कुल पशुधन में शीर्ष राज्य, यहाँ पशुधन बताया गया है कि सर्वाधिक जो पशुधन है उसमें पहला स्थान कौन सा है, तो ये उत्तर प्रदेश। यूपी स्पेशल के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है कि कुल पशुधन का मतलब सारे इसमें आएंगे, चाहे वो गौवंशी हो या फिर जो भी पशु हो, वो सारे पशु जो उसमें शीर्ष स्थान पर जो है उसमें उत्तर प्रदेश से, फिर राजस्थान है, दूसरे स्थान राजस्थान याद रखना है, फिर मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार है। अंडा उत्पादन राज्यों में पहले स्थान देखें तो यह अंडा कटोरी जो कहा जाता है, एशिया में अंडा कटोरी आंध्र प्रदेश कहा जाता है, सर्वाधिक अंडा का उत्पादन होता है पहले स्थान, फिर तमिलनाडु, फिर तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, फिर हरियाणा। उन उत्पादक राज्यों में राजस्थान पहले स्थान पर, जम्मू कश्मीर, फिर तेलंगाना, फिर कर्नाटक, फिर गुजरात है। मांस उत्पादक राज्यों में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर, ये इंपॉर्टेंट है यूपी स्पेशल के लिए। फिर कुल पशुधन में भी उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है और मांस उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, फिर आंध्र प्रदेश है, इसके बाद तेलंगाना। मछली उत्पादन में देखें तो आंध्र प्रदेश ही आता है, यानी अंडा में और मछली में उत्पादन में आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर, वेस्ट बंगाल है, फिर उड़ीसा है, फिर तमिलनाडु, फिर गुजरात, ये सारे तटीय राज्य हैं। दूध उत्पादन प्रथम राज्य में उत्तर प्रदेश है। पशुधन में पहले स्थान पर है और पशुओं का जो मांस देखें तो उसमें भी उत्तर प्रदेश पहले स्थान पाया जा रहा है और पशुओं से दूध में भी उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर आज आंध्र प्रदेश, फिर गुजरात है। इसके बाद खनिज उत्पादन में भंडारण में भारत के प्रथम राज्यों को इसमें देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखें ये आखिरी टॉपिक होगी इस जो भारत के भूगोल को, तो इसको भी देख लेते हैं। इस प्रकार से भारत का भूगोल जो होगा समाप्त हो जाएगा। फिर बेस्ड ऑन माइंड मैप जो है वह भारतीय राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटिकल को शामिल करेंगे। तो यहाँ पर इसका आखिरी जो नोट्स है देख लेते हैं, बेस्ड ऑन माइंड मैप का जो इंडियन ज्योग्राफी पर आधारित है, यानी हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी पर चर्चा कर लिया। अब इसमें देखते हैं तो यह खनिज उत्पादन एवं भंडारण भारत के प्रथम राज्य देख सकते हैं। यहाँ खनिज उत्पादन में प्रथम और भंडारण में प्रथम। तो बॉक्साइट जो उत्पादन में पहले स्थान पर उड़ीसा है और जो है भंडारण में यानी रिजर्व जो पाया जाता है सर्वाधिक बॉक्साइट पर उड़ीसा में पाया जाता है, यानी उड़ीसा में सर्वाधिक भंडारण भी है और उत्पादन में भी बॉक्साइट पहले स्थान पर उड़ीसा है। कोयला में देखें तो उत्पादन में जो है छत्तीसगढ़ पहले स्थान पर है और भंडारण झारखंड, यानी सर्वाधिक जो रिजर्व है वो झारखंड में है। तांबा में देखें तो पहले स्थान पर जो उत्पादक में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर, राजस्थान में सर्वाधिक जो भंडारण जो है तांबा का पाया जाता है। कच्चा तेल में देखें तो राज्यों में सर्वाधिक उत्पादन कम राजस्थान है और जबकि सर्वाधिक भंडारण असम में है। हीरा में देखें उत्पादन में मध्य प्रदेश है और भंडारण में भी मध्य प्रदेश ही है। लौह अयस्क देखें तो इसमें उत्पादन में यानी प्रोडक्शन जो करता है लौह अयस्क का उड़ीसा करता है और जबकि भंडारण कर्नाटक में है। मैग्नीज में देखें तो मध्य प्रदेश में उत्पादन है और उड़ीसा में सर्वाधिक भंडारण मैग्नीज। अभ्रक देखें जो मीका है, ये याद रखना है कि भारत में जो विश्व में पहले स्थान पर भारत ही है जहाँ अभ्रक का उत्पादन और भंडारण दोनों ही है। तो इन दोनों में भारत में आंध्र प्रदेश के पास जो सर्वाधिक जो है मीका का जो है वो रिजर्वेशन है और प्रोडक्शन दोनों है।
चांदी में देखें तो राजस्थान ही है, यानी प्रोडक्शन में, और जो है रिजर्वेशन मतलब कह सकते हैं यहाँ पर भंडारण में है। दोनों में ही चांदी में पहले स्थान पर राजस्थान है। टिन में देखें तो इसके प्रोडक्शन में छत्तीसगढ़ जो है पहले स्थान पर, और इसके भंडारण में हरियाणा पहले स्थान पर है। प्राकृतिक गैस में देखें तो असम आ जाता है इसके प्रोडक्शन में, और असम ही जो है इसके भंडारण में भी पहले स्थान पर है। क्रोमाइट में देखें तो उड़ीसा जो है पहले स्थान पर है प्रोडक्शन में, और भंडारण में उड़ीसा ही है, यानी दोनों में। सोना देखें तो कर्नाटक, यानी दोनों कर्नाटक। चांदी सोना हमने देखा कि जो है चांदी राजस्थान में है पहले स्थान पर, यानी हीरा जो मुख्य धातु में देखें, मुख्य धातु में जैसे आपका सोना हो गया, चांदी हो गया, हीरा हो गया, एक ही राज्य में प्रोडक्शन है, और उसी राज्य में स्टोर भी सबसे ज़्यादा, यानी उसका रिजर्व भी वहीं पर है। हीरा का भी रिजर्व वहीं है जिसका प्रोडक्शन वो करता है, चांदी का भी वहीं, सोना का भी कर्नाटक में प्रोडक्शन सर्वाधिक है, तो वहीं पर उसका भंडार भी सर्वाधिक है। हालांकि देखें इसमें से कुछ चीज़ें बदलती रहती हैं, जैसे यहाँ प्रोडक्शन जो है, हालांकि ये सब खोज जो है जारी हमेशा जो है प्रोडक्शन और जो है, और इसका जो उत्पादन और भंडारण बदलता रहता है। कुछ चीज़ों का इसमें देखें, कुछ मुख्य चीज़ जैसे कच्चा तेल जो खोज होती रहती है तो ये बदल जाता है कच्चा तेल का। इसके बाद कोयला भी बदल जाता है कि ये पर कहाँ पर, कुछ चीज़ जो है हमेशा अपडेट होते रहते हैं, तो इसको देखा जा सकता है। इसमें बाकी सभी अपडेट है, थोड़ा सा कोयला को अपडेट कर देते हैं। तो कोयला देखें 2022-23 का जो लेटेस्ट डाटा है उसके आधार पर कोयला हम देखें तो भंडारण में पहले स्थान पर उड़ीसा आ चुका है। भंडारण में यहाँ क्या है, झारखंड दूसरे स्थान पर है, झारखंड दूसरे स्थान पर है, और पहले स्थान पर उड़ीसा आ चुका है भंडारण में। और उत्पादन में देखें तो उड़ीसा ही है, यानी पहले स्थान पर उड़ीसा उत्पादन में, यानी उत्पादन में भी और भंडारण में भी दोनों स्थान पर उड़ीसा पहले स्थान पर आ गया, झारखंड दूसरे स्थान पर है। और इसमें कुछ ध्यान दें तो गोंडवाना शैलों में, यानी भारत में जो गोंडवाना शैल पाई जाती है वहाँ पर भारत में कोयले का विशाल भंडार पाया जाता है। और गोंडवाना शैल भारत में नवीनतम चट्टान प्रणाली जो है गोंडवाना जो शैल है, यहाँ सर्वाधिक जो है भारत में क्या पाया जाता है, कोयले का भंडार पाया जाता है गोंडवाना शैल। और याद रखना कि धात्विक खनिजों का प्रमुख स्रोत जो है, धात्विक खनिजों का प्रमुख स्रोत जो आग्नेय शैल हैं। परतदार चट्टानों में मुख्यतः कोयला व पेट्रोलियम जैसे अधात्विक खनिज पाए जाते हैं। परतदार चट्टानों में क्या होते हैं, वो अधात्विक जैसे कि कोयला और पेट्रोलियम पाए जाते हैं। धात्विक चट्टान आग्नेय शैलों में पाए जाते हैं। भारत में देखें तो सबसे प्राचीन जो चट्टान है वह धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं। इसका निर्माण देखें आर्कीय क्रम में हुआ, सबसे प्राचीन चट्टान धारवाड़ है। यहीं पर जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें जहाँ पाई जाती हैं, यहीं पर सोना और लोहा और मैग्नीज इत्यादि पाए जाते हैं। अत्यधिक धात्विक जो है धारवाड़ क्रम में पाए जाते हैं। इसके बाद कुडक्का क्रम की चट्टानें पाई जाती है, उसके नीचे विंध्याचल क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। विंध्याचल की चट्टानों में देखें तो चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी इत्यादि पाए। इसके गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं जो सबसे नवीन है। ये कोयले का विशाल भंडार यहाँ गोंडवाना चट्टानों में पाया जाता है। तो इस प्रकार से आज देखें तो यह ज्योग्राफी का जो बेस्ड ऑन माइंड मैप था, इसमें हमने 2 माइंड मैप को कवर कर लिया है। यानी इसमें देखें तो इंडियन हिस्ट्री, जिसके अंतर्गत देखें तो एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, मिडिवल इंडियन हिस्ट्री और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पर महत्वपूर्ण जो बेस्ड ऑन माइंड मैप के लेक्चर बना के चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं, जो कि एसपीएससी जिसके अंतर्गत विशेष रूप से आर एग्जाम 2023 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी के भी महत्वपूर्ण लेक्चर बेस्ड ऑन माइंड मैप को बनाकर चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर सारे लेक्चर को देख सकते हैं। अगला जो होगा बेस्ड ऑन माइंड मैप पर जो लेक्चर होगा वह इंडियन पॉलिटी यानी भारत की राज्य व्यवस्था पर होगा, जो कि बेस्ड ऑन माइंड मैप पर सिलेक्टेड नोट्स पर आधारित होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।